जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशिंग लिंग्यून पवेलियन में जाकर वहाँ मौजूद 21 सेजेस में से सेंट जीशे को चूज करता है। उसने सेंट जीशे से अपनी तकदीर पलटने का तरीका पूछा, लेकिन फेट को चेंज करने के लिए उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो भी उसके करीबी लोगों को। तो चांगशिंग वहाँ से मायूस होकर बाहर आने लगा। तभी सेंट जीशे ने उसे बताया कि फेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुम्हारी चॉइसेस ही तुम्हारी डेस्टिनी को फोर्ज करेगी। जिसके बाद चांगशिंग की मुलाकात हुई हांशी से, जहाँ पर हांशी उसे अपने साथ हेवनली बुक ग्रेवयार्ड आने के लिए कन्विंस करता है और उसके बाद ये लोग जाओ गार्डन में एंटर करेंगे। हांशी को यकीन था कि यहाँ जाने के बाद चांगशिंग को उसके मसलों का हल जरूर से मिल जाएगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हेवनली बुक ग्रेवयार्ड की ओपनिंग होते हुए दिखाई जाती है। वहाँ पर हम एक जायंट धर्मा फॉर्म को देख पाते हैं, जो कि इस हेवनली बुक ग्रेवयार्ड का गार्डियन था। जो भी लोग हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में जाना चाहते थे, उन्होंने तुरंत ही इस बंदे को पहचान लिया। वो कहने लगे कि ये तो पहले फाउंडिंग डिवाइन जनरल है, जिन्हें इनविंसिबल माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सेज रेल्म पर भी ब्रेक थ्रू किया था, जो कि आज तक कोई भी डिवाइन जनरल नहीं कर पाया, और इसी वजह से तो इन्हें इस कॉन्टिनेंट का द फर्स्ट डिवाइन जनरल माना गया। वेल, इनका नाम है हांचिंग। सब यहाँ पर डिवाइन जनरल हांचिंग ने हेवनली बुक ग्रेवयार्ड के सामने रखी हुई सोड को हटा दिया, जिसके चलते फाइनली हेवनली बुक ग्रेवयार्ड सबके लिए ओपन हो जाता है। कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बताने लगे कि यहाँ पर न जाने कितने ही सारे ग्रैंड डाओ हेवनली बुक टैबलेट्स हैं। सो अगर हम इन हेवनली बुक टैबलेट्स को समझ पाए तो हमारा सीधे 10 साल कल्टीवेशन जितना फायदा होगा। यानी कि यहाँ पर हमारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने का शॉर्टकट है। और अब वो सभी कल्टीवेटर्स फटाफट से ग्रेवयार्ड की तरफ भागने लगे। इन सभी को हेवनली बुक टैबलेट्स को पढ़ने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता। और वहीं पर हम चांगशिंग की दोस्त हांशी को भी देख पाते हैं। इन दोनों ने फटाफट से एक दूसरे के सामने रिस्पेक्ट पेश की। जहाँ पर सभी कल्टीवेटर्स ज्यादा से ज्यादा टैबलेट को पढ़ने के लिए भागदौड़ कर रहे थे, वहीं पर ये दोनों काफी ज्यादा रिलैक्स हैं। और अब ये लोग भी सीधे हेवनली बुक ग्रेवयार्ड की तरफ रवाना हो गए। लेकिन चांगशिंग तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे तुरंत ही सेंट जीशे की कई बातें याद आने लगी। सेंट जीशे ने उसे बताया था कि सितारों की पोजीशन तो स्टेबल है, सो अगर तुम्हें अपने फेट को बदलना है तो अपने सितारों की पोजीशन को बदलना होगा, और उसके लिए तुम्हें अपनों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तभी जाकर तो तुम हेवन को डिफाई करके अपनी तकदीर को पलट पाओगे। वहीं पर टांग 36 तो इस हेवनली बुक ग्रेवयार्ड को देखकर ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो कहने लगा कि यहाँ की तो हर एक चीज अपने आप में ही यूनिक है। और उतने में उसकी नजर पड़ी चांगशिंग पर, जो कि अपनी ही जगह पर स्टैचू जैसे खड़ा हुआ था। तो टांग 36 उससे पूछता है कि मेरे भाई आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अब अगर तुम दिन भर ऐसे ही बुत बनकर खड़े रहोगे तो टैबलेट्स तुम्हारे पास नहीं आने वाली, इसलिए हमें जल्दी से उन टैबलेट के पास जाना चाहिए, तभी जाकर तो यहाँ आने का हमारा कुछ फायदा होगा। और इतना कहते साथ ही टांग 36 उसे अपने साथ ले जाने लगा। वेल, इस हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में काफी स्ट्रॉन्ग स्टार लाइट मौजूद थी, जिसे देखकर ही लियो हेंग एक्साइटेड हो गई। वो चांगशिंग से कहती है, मास्टर मुझे तो ये हेवनली बुक ग्रेवयार्ड बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ये वाकई कल्टीवेशन के लिए एक सेक्रेड प्लेस है, जहाँ पर हम काफी अच्छे प्रोग्रेस कर सकते हैं। मगर चांगशिंग इस पर कोई जवाब नहीं देता। दरअसल वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। यहाँ पर वो अपनी मास्टर अपने सीनियर को याद करते हुए कहने लगा कि फेट को अल्टर करने का तरीका काफी ज्यादा ब्रूटल है। मुझे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने आगे क्या करना चाहिए। मुझे लगा ही नहीं था कि जिंदा रहना इतना ज्यादा मुश्किल है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे जीने का मकसद कम हो गया। मैंने आज तक कभी भी अपनी किस्मत के सामने हार नहीं मानी थी, मगर आज ऐसा लग रहा है कि मैं किस्मत के सामने घुटने टेक ही दूंगा। और उतने में उसने देखा कि डिवाइन जनरल का धर्मा फॉर्म अचानक से वहाँ से वैनिश हो गया। उन्होंने अपनी सोड की मदद से ग्रेवयार्ड के एंट्रेंस को सील कर दिया था। यानी कि अब जब तक ये हेवनली बुक ग्रेवयार्ड ओपन नहीं होता तब तक इन सभी डिसाइपल्स को यहीं पर रुकना पड़ेगा। उतने में ही वहाँ पर हम एक मास्टर और उनके डिसाइपल को देख पाते हैं, जो कि वहाँ आते साथ ही सबको बताने लगे कि अब तुम लोग हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में आ चुके हो, इसलिए बाहर की दुनिया तुम्हारा पास्ट हो गई। वेल, मैं हूँ यहाँ मौजूद हेवनली बुक टैबलेट्स का अटेंडेंट, तुम ये भी कह सकते हो कि मैं इस ग्रेवयार्ड का सर्वेंट हूँ। जिसके बाद वो अटेंडेंट यहाँ मौजूद हेवनली बुक टैबलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देता है। वो एल्डर बताने लगे कि यहाँ पर टोटल 18 टैबलेट्स मौजूद हैं, जिन पर तरह तरह के ग्रैंड डाउस एग्जिस्ट करते। उन ग्रैंड डाउस को कल्टीवेट करने का तरीका भी काफी ज्यादा डिफरेंट है। हर एक ग्रैंड डाउ अलग अलग तरीके का यूज करके कल्टीवेट किया जाता। सो इसका मतलब तुम लोग तो समझ ही गए होंगे, हर एक हेवनली बुक ट्रायल नेचुरली एक दूसरे से अलग होंगी। यानी कि तुम अपने दोस्तों के साथ भले एक ही टैबलेट को ऑब्जर्व करो, लेकिन तुम लोगों का एग्जाम एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होगा।
साथ ही तुम सभी को एक बात याद रखनी होगी, जब तक तुम अपनी पहली टैबलेट को सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम दूसरे टैबलेट पर बिल्कुल मूव नहीं हो सकते। अगर तुम किस्मत वाली रही और तुमने टोटल 18 टैबलेट्स को सॉल्व कर लिया तो तुम सीधा डिवाइन डाओ पर पहुंच जाओगे, यानी कि तुम हमारे हेवनली बुक ग्रेवयार्ड के सीधे टॉप पर असेंड हो जाओगे। वहां जाने के बाद तुम कॉस्मिक ग्रैंड डाओ को कॉम्प्रहेंड कर सकते हो। ये कॉस्मिक ग्रैंड डाओ काफी ज्यादा स्पेशल है। जो सुनते साथ ही एक बंदा कहने लगा कि कॉस्मिक डाओ को हर एक जीनियस हासिल करना चाहता। अब अगर मुझे यहाँ आने का मौका मिला है तो मैं जरूर से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं डिवाइन डाओ को खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद अटेंडेंट को समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे पर अफसोस जताया जाए या फिर इस पर हंसा जाए, क्योंकि हेवनली बुक ग्रेवयार्ड काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। और रही बात कल्टीवेटर्स की तो उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी। ये जगह तो उनके लिए बस कल्टीवेशन का एक सेक्रेड प्लेस है। वहीं पर शियान युआन कहने लगा कि यहाँ की हवा तो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रही, मुझे तो मेरे याओ डोमेन की ही याद आ गई। तो टांग 36 उसे बताने लगा कि तुम हमेशा याओ डोमेन को बीच में मत लाया करो, ये शिंदू का लैंडमार्क है। हेवनली बुक ग्रेवयार्ड तो अपनी सीनरी के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। और उतने में चांगशिंग को कुछ बंदे नजर आए जो कि काफी अजीब सी हरकतें कर रहे थे। एक बंदा कह रहा था कि यहाँ पर टोटल 360 सितारे हैं, लेकिन उसका ये जवाब गलत निकला। वहीं पर एक और बंदा अपना सिर एक पेड़ पर पटक पटक कर कहने लगा कि पता नहीं मैं सही जवाब कब दे पाऊंगा। वेल, इन दोनों की हरकतें देखकर ये बात क्लियर हो गई कि इनका माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं, और चांगशिंग ने इस बात को नोटिस कर लिया था। और अब थोड़ी देर में ये लोग हेवनली बुक ग्रेवयार्ड के फ्रंट पर पहुंच जाते हैं। साथ ही अटेंडेंट का जूनियर सबको बताने लगा कि यहाँ से सबसे नजदीक है जाओचिंग टैबलेट, तो तुम सभी लोग जाकर उसे पढ़ने की कोशिश करो। और उतने में लियोहेंग अपने सीनियर से पूछने लगी कि मास्टर आपके साथ आखिर चल क्या रहा है, आप काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे। जिस पर चांगशिंग कहता है कि कुछ बातें ऐसी है जो अभी तक मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पाया। तभी शियान युआन चांगशिंग से कहने लगा कि मास्टर अगर आपको कुछ बातें समझ नहीं आ रही तो उसके बारे में ज्यादा सोचकर कोई फायदा नहीं होने वाला। हम इतनी दूर से यहाँ पर इसलिए आए ताकि यहाँ की हेवनली बुक टैबलेट्स को पढ़ पाए, तो प्लीज आप उस पर ही फोकस कीजिए। वहीं पर टांग 36 कह रहा था कि लीशान सोर्डसेक के बंदों को हम जीतने नहीं दे सकते, वरना बाद में वो लोग हमें काफी ज्यादा चिढ़ाने वाले हैं। और अब हमें पहली हेवनली बुक टैबलेट दिखाई जाती है, मगर इस टैबलेट को पढ़ने का मौका उन्हीं लोगों को दिया गया जो इसकी कीमत अदा कर रहे थे। और तभी एक बंदा बिना कीमत अदा करे ही टैबलेट को पढ़ने के लिए रवाना हो गया। मगर वहाँ पर हम जिन नाम के बंदे को देख पाते हैं जो कि चौथी टैबलेट को ऑलरेडी कॉम्प्रहेंड कर चुका था। उस कल्टीवेटर से कहता है कि अगर टैबलेट को स्टडी करना है तो इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जिस पर वो बंदा कहता है सीनियर प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं जो मैं आपके सामने ऑफर कर सकूं। मगर जीजिन ने तो एक ही फटके में उसे नीचे पटक दिया और अब वो एक बार फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कह रहा था कि तेरे जैसे कंगाल लोगों को यहाँ पर कोई एंट्री नहीं। और अब वो एक बार फिर से उस पर पंच हिट करने वाला था, लेकिन उतने में लीशान सेक की जियान ने अपनी हेवी सोर्ड से उसके पंच को काउंटर कर लिया। वो जीजिन से कहती कि यहाँ आने वाले हर एक बंदे को टैबलेट्स को पढ़ने का अधिकार है, तो तुम यहाँ पर अपनी मनमानी कैसे चला रहे। जिस पर जीजिन जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं यहाँ का सीनियर हूँ। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी ब्लेड को समन करते हुए सीधी जियान के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया। वो उसे बता रहा था कि मैंने 4 टैबलेट्स को ऑलरेडी कॉम्प्रहेंड किया है, यानी कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और इसी वजह से तुम्हें अपने सीनियर की बात माननी पड़ेगी। वेल, जियान तो बड़ी ही तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को काउंटर कर रही थी, मगर वो समझ गई कि ये बंदा तो प्रोफाउंड ट्रुथ के अपर रेल्म पर पहुंच चुका है। और उतने में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। दरअसल हांशी ने अपने फिनिक्स बर्ड को समन कर लिया था। साथ ही साथ लीशान सोर्डसेक के दूसरे बंदे भी उस सीनियर के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, जिन्हें देखकर जीजिन कह रहा था कि अरे वाह, ये नई बैच तो काफी ज्यादा बहादुर है। ये बच्चे सिटिंग इल्यूमिनेशन पर होकर भी अपने बाप से पंगे लेने की जरूरत दिखा रहे। और फिर उस बंदे ने अपने एक ही हमले में हांशी के फिनिक्स बर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही जीजिन के साथ जो 2 बंदे थे उन्होंने भी इन लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए। भले सभी लोग प्रोफाउंड ट्रुथ के अपर लेवल पर पहुंच चुके थे, मगर फिर भी हांशी के साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपने दुश्मनों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। भले इनकी कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी ये लोग हार नहीं मानते। वहीं पर जीजिन ने हांशी के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया था। वो अपने एरोहेड का इस्तेमाल करते हुए हांशी पर कई सारे अटैक करने लगा, मगर हांशी अपनी तलवार की मदद से उसके हर एक अटैक को काउंटर कर लेता है। वेल, यहाँ पर हांशी का पूरा फोकस था जीजिन पर, तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए जीजिन के चमचे उस पर स्नेक अटैक कर देते हैं। वेल, इन हमलों के चलते हांशी घायल होने की कगार पर था।
मगर उसी वक्त चांगशेंग ने बीच में एंट्री मारी। हानशी मुसीबत में हो और चांगशेंग खामोश रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। और सिर्फ चांगशेंग ही नहीं बल्कि उसके तीनों डिसाइपल्स भी जीजिन और उसके साथियों का मुकाबला करने के लिए पहुंच चुके थे। उन्होंने जीजिन के साथियों के हमलों को काउंटर करते हुए लीशान सोर्सेक के बंदों की मदद की। वेल यहाँ पर टांग 36 गोशी से टकरा जाता है। ये वही बंदा है जिसे टांग 36 ने इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में हरा दिया था। सो इस तरह से दुश्मन का मुकाबला करने के लिए एक बार फिर से लीशान सोर्सेक और स्टेट रिलीजियस अकेडमी के लोग यूनाइट हो गए। उतने में ही ग्रेवयार्ड में बारिश होना शुरू हो गई। वेल यहाँ पर जीजिन का चमचा इन लोगों से कहने लगा कि शायद तुम पहली बार हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में आए हो, इसी वजह से यहाँ के रूल्स से तुम वाकिफ नहीं। मगर कोई बात नहीं, हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम यहाँ के रूल्स को जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और इतना कहते साथ ही उन बंदों ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर दिया जो कि इन सभी लोगों को अपने अंदर सील कर चुका था। वेल यहाँ पर जियान इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए उस पर अपनी हेवी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, लेकिन उस फॉर्मेशन की पावर ने बैकलैश करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसे आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसलिए अब चांगशिंग जीजिन से बात करने की कोशिश करता है। ओकेराथा सीनियर, यहाँ पर हेवनली बुक टैबलेट्स को एस्टेब्लिश किया गया है जिनका प्योर मकसद है नॉलेज को प्रोवाइड करना। यहाँ पर हर एक बंदा एक बराबर है, भले ही आपने चारों टैबलेट्स को स्टडी किया हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरों को बुली करो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के एम्परर ने ऐसे रूल्स को बनाया होगा जहाँ पर सीनियर जूनियर को बुली करे। जिस पर जीजिन कहता है बच्चे, इन रूल्स को यहाँ के एम्परर ने ही एस्टेब्लिश किया था। रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी बंदा ज्यादा टैबलेट्स को स्टडी करेगा उसे सीनियर के टाइटल से नवाजा जाएगा। और रूल्स में लिखा गया है कि हर एक जूनियर को अपनी सीनियर की गाइडेंस को फॉलो करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि ओल्ड एम्परर ने एस्टेब्लिश किए हुए रूल्स बेकार है तो क्यों ना मैं तुम्हें एम्परर के पास भेज दूं। जहन्नुम में जाकर तुम उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि उन्होंने ऐसे रूल्स को सेटअप क्यों किया। यानी कि जीजिन सीधे चांगशिंग को खत्म करने की धमकी दे रहा था। वह चांगशिंग तो चाहता था कि इस बंदे के साथ बातचीत करके इस मसले को हल किया जाए, मगर जीजिन तो उस कहावत पर खरा उतर रहा था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो चांगशिंग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। हालांकि इन लोगों की फाइटिंग और ज्यादा बढ़ पाए उतने में वहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो गई। उसे वहाँ देखते साथ ही जीजिन और उसके चमचों के चेहरे का रंग उड़ गया था। साथ ही वो बंदा जैसे अपना पाव पटकता है, जीजिन ने क्रिएट किया हुआ फॉर्मेशन अपने आप ब्रेक हो गया। और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं पर अटेंडेंट का जूनियर भी उस बंदे को वहाँ देख काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो अपने सीनियर से कहता है, मास्टर ये तो वही बंदा है जिसने 17 टैबलेट को स्टडी किया है। ये वही है जिसे क्रेजी सीनियर के नाम से जाना जाता है। मगर ये क्रेजी सीनियर दोबारा से वापस क्यों आया? क्या ये एक बार फिर से टैबलेट्स को स्टडी करना चाहता है? वेल यहाँ पर जितने भी लोग थे वो फटाफट से उस बंदे के सामने अपना सिर झुकाने लगे। कोई भी क्रेजी सीनियर से पंगे लेना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, जीजिन और उसके चमचे भी फटाफट से उस बंदे के सामने घुटनों पर आ गए। जीजिन तो दिल ही दिल में कह रहा था कि आखिर इस सन की यहाँ पर क्यों आया होगा। और तभी वो क्रेजी सीनियर जीजिन की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहने लगा कि तुम्हारे पास इतनी भी एबिलिटी नहीं कि तुम नए बंदों को सप्रेस कर सको, और तुम्हारी वजह से मेरा ग्रेवयार्ड का व्यू ब्लॉक हो गया, इसलिए जल्दी से इस हेवनली बुक ग्रेवयार्ड से दफा हो जाओ। वेल यहाँ पर क्रेजी सीनियर ने जैसे अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज की, ये तीनों बंदे पतंग जैसे उड़कर पीछे पटक गए। वो कहते हैं, सीनियर प्लीज हम पर रहम दिखाए। हम जानते हैं कि हमने नए बंदों को बुली करके काफी ज्यादा गलत किया, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम दोबारा ऐसी हरकतें कभी नहीं करेंगे। प्लीज हमें हेवनली बुक ग्रेवयार्ड से बाहर ना निकाले। भले ही जीजिन के चमचे उसके सामने रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन जीजिन काफी ज्यादा घमंडी है। वो क्रेजी सीनियर से कहने लगा कि तू मेरा सीनियर है इसलिए मैंने तेरे सामने रिस्पेक्ट दिखाई, मगर असल में तो तू एक नंबर का सन की पागल कुत्ता है। और अब इससे पहले कि जीजिन और जहर उगल पाए, क्रेजी सीनियर उसके माथे के पास पहुंच गया। उसने अपना वाइन पॉट जीजिन के सिर पर लगा दिया था। अगर उसने चाहा तो एक ही सेकंड में इस बंदे के भेजे की भुर्जी बना सकता है, लेकिन क्रेजी सीनियर ने ऐसा नहीं किया। वहीं पर जीजिन भी मूर्ति जैसे खामोश हो गया। उसे पता है कि अब मुंह खोलूंगा तो सीधे जहन्नुम में पहुंच जाऊंगा। और तभी वो सीनियर उसके कान के पास आकर कहता है कि तू भाड़ में जा। तो जीजिन घबराते हुए कहने लगा कि जो हुक्म मालिक, और फिर वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वहाँ से भाग निकला। सब जीजिन और उसके चमचों को वहाँ से भगाने के बाद वो क्रेजी सीनियर एक टैबलेट को घूरने लगा। दरअसल इस बंदे के पास अटेंडेंट का टोकन था। टांग 36 हैरान होते हुए चांगशिंग को बताने लगा कि ये बंदा तो टैबलेट्स का अटेंडेंट है। तो चांगशिंग उसे पूछता है कि आखिर ये टैबलेट अटेंडेंट होते क्या है, जिस पर टांग 36 जवाब देते हुए बताने लगा कि जो भी कल्टीवेटर्स हेवनली बुक टैबलेट्स के
एंडलेस डाउस को अनलॉक करते हैं उन्हें टैबलेट अटेंडेंट कहा जाता है। मगर टैबलेट्स का अटेंडेंट बनने के लिए इन्हें एक ब्लड ओथ लेनी पड़ती है, जिसके तहत इन्हें जिंदगी भर इस प्लेस को गार्ड करना होगा। ये लोग एक किस्म के इन टैबलेट्स के सर्वेंट हैं, जो हमेशा इन्हें सर्व करते रहेंगे। जब तक इनकी मौत नहीं होती तब तक ये टैबलेट के ही सर्वेंट रहेंगे। पहले कंसेप्ट ही चांगशिंग को काफी ज्यादा अजीब लगी। वो कहता है कि आमतौर पर कल्टीवेट इसलिए किया जाता है ताकि तुम एक बेटर लाइफ को लीड कर सको, मगर ये लोग अच्छी जिंदगी के लिए कल्टीवेट नहीं करते, बल्कि ये तो जीते ही इसलिए है ताकि ये लोग कल्टीवेट कर सके। क्या वाकई कल्टीवेशन हमारी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है? वेल, ये सारी बातें चांगशिंग को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं थोड़ा सा वॉक करके वापस आता हूँ। और अब चांगशिंग उस पूरे इलाके को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। वो एक घर के सामने पहुँच जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, और उतने में उसकी मुलाकात हुई जेंगशु से। वो चांगशिंग को बताता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें टैबलेट को देखकर ही मायूसी फील होती, तुम भी बिल्कुल मेरी जैसे हो। हमारे दिल में सवाल उठते हैं कि हमने कल्टीवेट क्यों करना चाहिए, लेकिन हमने कल्टीवेट नहीं किया तो हमारी जिंदगी जाया हो जाएगी। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। क्या वाकई जिंदगी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है? जिस पर जेंगशु बताता है कि एक सोबर लाइफ को लीड करो, और अगर तुम्हारे पास एक सोबर लाइफ नहीं है तो फिर मौत ही तुम्हारे पास एक अल्टीमेट ऑप्शन होगा। तभी चांगशिंग उससे कहता है कि शायद तुम मुझसे मिलने के लिए इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें क्योर कर पाऊंगा। जो सुनते साथ ही जेंगशु को याद आया कि कैसे वो एक इंसान से जानवर में बदल जाता है, और फिर उसके लिए किसी की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। तो चांगशिंग से कहता है कि मैं बस एक सोबर लाइफ जीना चाहता हूँ, अगर मुझे क्योर नहीं किया गया तो मैं पूरी तरह से लॉस्ट हो जाऊंगा। तो चांगशिंग उससे कहता है कि मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें पूरी तरह से क्योर कर दूंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम भी एक सोबर लाइफ को लीड कर पाओ। जो सुनते साथ ही जेंगशु उसका शुक्रिया अदा करने लगा। उतने में ही चांगशिंग की डिसाइपल वहाँ पर पहुँच गए। वहीं पर टांग 36 जेंगशु को देख कर कहने लगा कि अरे भेड़िया का बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद वो चांगशिंग से कहता है कि मेरे दोस्त, पता नहीं तुम यहाँ आने के बाद काफी अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चले आए। मुझे तो डर था कि कहीं तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया तो तुम बोर हो जाओगे, तो क्यों ना अब इस झोपड़े में बैठकर थोड़ा सा आराम किया जाए। और उतने में लीशान सोड सेक के बंदे भी वहाँ पर पहुँच गए। गोशी और जियान तो जेंगशु को वहाँ देखते साथ ही उस पर गुस्सा हो गए, क्योंकि जेंगशु ने इनके सीनियर को बुरी तरह से घायल किया है। वहीं पर टांग 36 उन लोगों से पूछने लगा कि क्या तुम हमारा पीछा कर रहे थे? पता नहीं जहाँ जाओ वहाँ पर तुम टपक जाते हो। जिस पर गोश और जियान उससे कहने लगे कि हम तुम्हारा नहीं बल्कि तुम ही हमारा पीछा कर रहे थे। और इस तरह से इन दोनों टीम्स में झगड़े होना शुरू हो गए। मगर चांगशिंग और हांशी तो बड़े ही प्यार से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। भले ये दोनों टीम्स आपस में कितनी ही ज्यादा झगड़ा झगड़ी क्यों न कर ले, लेकिन इनके सीनियर काफी अच्छे दोस्त बने थे। चांगशिंग ने तो फटाफट से वहाँ का झाड़ू उठाकर सीधे हांशी के हाथ में थमा दिया। वो कह रहा था, सीनियर यहाँ पर बस ये एक ही जगह ऐसी है जहाँ पर रहा जा सकता, तो क्यों ना हम इसकी क्लीनिंग शुरू करें ताकि हमारे रहने का जुगाड़ हो जाएगा। जिस पर हांशी कह रहा था, हाँ बिल्कुल, क्यों ना एक साथ मिलकर इस जगह को साफ किया जाए। अब ये सुनकर इन दोनों की टीम्स काफी ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि ये लोग तो एक दूसरे को कट्टर दुश्मन मानते थे। लेकिन अब चांगशिंग और हांशी की वजह से इन सभी को एक साथ मिलकर काम करना पड़ा। वहाँ की अरेंजमेंट करते वक्त भी ये लोग एक दूसरे को काफी अजीब से लुक दे रहे थे। और अब फाइनली साफ सफाई होने के बाद शियानियान ने वहाँ पर कई सारी डिशेस बना ली थी। जियान उन डिशेस को देखकर कहने लगी कि बस इतना ही खाना था, मुझे तो लगा था कि हमारी और भी कई सारी डिशेस बनेगी। तो चांगशिंग उसे बताता है कि हमने सीजन्स के अकॉर्डिंग सब्जियों को चुनना चाहिए। टेबल पर जितनी भी सब्जियां मौजूद है वो इस सीजन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। वहीं पर लियोहिंग भी खाना खाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो कहती है कि ये खाना हमारी बॉडी को नरिश करेगा। और उतने में वहाँ पर क्रेजी सीनियर पहुँच जाता है। उसे देखते साथ ही सभी लोग थोड़े से पैनिक हो गए थे, क्योंकि ये बंदा हद से ज्यादा पावरफुल था। मगर क्रेजी सीनियर तो वहाँ आते साथ ही सीधे टेबल पर जाकर बैठ जाता है और उसने बिना किसी से पूछे तुरंत ही एक डिश को टेस्ट कर लिया। अब उनकी इस हरकत को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पर क्रेजी सीनियर को ये डिश इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि उनकी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। एक लंबे अरसे पहले उन्होंने अपने सीनियर के साथ ऐसी डिश को टेस्ट किया था, मगर इससे पहले कि वो दूसरा बाइट ले, लियोहिंग तुरंत ही वहाँ की डिश उठा लेती है। वो कह रही थी, सीनियर हम जानते हैं कि आप काफी ज्यादा ग्रेट हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस तरह से हमें बुली करोगे। तो क्रेजी सीनियर बताता है कि दरअसल ये घर मेरा है, मैं यहाँ पर 37 ईयर से रहता आ रहा हूँ
और तुम लोगों ने यहाँ पर आके कब्जा कर लिया, मगर फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि तुमने मेरे घर की साफ सफाई की है। उतने में टांग 36 उनसे कहने लगा कि प्रिंसिपल माओ ने शायद आपका ही जिक्र किया था। आप ही वो बंदे हो जिसने 37 इयर्स पहले इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल किया। आपको तो टियांदा एकेडमी का टॉप जीनियस माना गया, जो कि टियान लिंगवांग की बराबरी का था। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आपका नाम है टाशु शुनमेई। हालांकि सीनियर टाशु इस पर कोई जवाब नहीं देता। वो कहते हैं कि तुमने मुझे अपनी डिश को टेस्ट करने दिया, तो उसके बदले में मैं तुम्हें बस एक सलाह देना चाहूंगा। वेल, इस हेवनली बुक ग्रेवयार्ड को ग्रेवयार्ड क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक रीजन है। दरअसल ये जगह जीनियस का कब्रिस्तान है। अब ये सुनकर चांगशिंग हैरान और टांग 36 काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो सीनियर टाशु से पूछता है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, और फिर टाशु सीधे जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो कह रहे थे कि मैंने इसे जीनियस का कब्रिस्तान क्यों बोला, इसका जवाब तुम खुद ढूंढो। उतने में चांगशिंग उनके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगा कि हेवनली बुक ग्रेवयार्ड में ज्यादा घर मौजूद नहीं, तो प्लीज कुछ दिनों तक क्या आप हमें यहाँ पर रहने की इजाजत दे सकते हो। तो सीनियर टाशु कहते ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम बार बार वही सेम खाना नहीं पकाओगे, रोज मस्त मस्त अलग अलग सब्जियां बनाओ और अच्छे अच्छे सूप बनाओ। रिपीटेशन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो सुनते साथ ही चांगशिंग उनका शुक्रिया अदा करने लगा। वहीं पर गोशी और टांग 36 भी काफी ज्यादा खुश हो गए, मगर उन्होंने जैसे एक दूसरे की शक्लें देखी उनका मुंह उतर गया। इधर चांगशिंग तो बस सीनियर टाशु के बारे में ही सोच रहा था कि इस बंदे के पास इतनी डोमिनेटिंग पावर होने के बावजूद भी इसका अपीयरेंस इतना ज्यादा सिंपल है। साथ ही चांगशिंग इस हेवनली बुक ग्रेवयार्ड के सीक्रेट्स को भी जानना चाहता था, इसलिए रात के समय वो अपने सभी साथियों को बता देता है कि मैं कुछ चीजों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि कुछ दिनों तक मैं टैबलेट की स्टडी नहीं करूंगा। अभी सुनते साथ ही टांग 36 उससे कहने लगा कि भाई भला इसके अलावा दूसरा और कौन सा इम्पोर्टेंट काम हो सकता। हेवनली बुक टैबलेट को स्टडी करके तो हमारी कल्टीवेशन इम्प्रूव हो सकती। तभी हांशी कहता है कि अगर चांगशिंग फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं तो हम भी उस पर फोर्स नहीं करेंगे। अब अगली सुबह चांगशिंग ने देखा कि उसके सभी साथी टैबलेट्स को व्यू करने जा चुके हैं। वो तो बस प्रे कर रहा था कि उसके सभी दोस्तों को टैबलेट को पढ़ने में कामयाबी मिल जाए। और अब हमें गुआनियुन सेकंड टैबलेट दिखाई जाती है, जहाँ पर चांगशिंग के डिसाइपल इस टैबलेट को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और अब हमें लियोहेंग की ट्रायल ऑफ थंडर दिखाई गई, जहाँ पर उस सेकंड टैबलेट ने लियोहेंग पर काफी खतरनाक थंडर बरसाना शुरू कर दी थी। तो लियोहेंग ने भी बड़ी ही तेजी के साथ जाकर अपनी विप का इस्तेमाल करते हुए उस थंडर को काउंटर करना शुरू कर दिया। उसने हर एक लाइटनिंग अटैक को नाकाम करते हुए सीधे जाकर उस थंडर को और पर अटैक कर दिया था। और लियोहेंग को तो अपने पहले अटेम्प्ट में ही सक्सेस हासिल हो गया, उसे वहाँ से एक टोकन मिल चुका था। और अब हमें टांग 36 की ट्रायल दिखाई जाती है, जिसे ट्रायल ऑफ सोड डाओ कहा जाता है। टांग 36 ने नोटिस किया कि यहाँ पर कई सारी हेवी सोड मौजूद हैं, और साथ ही उसे एक सोड पर स्क्रिप्चर भी नजर आया, जिसे देखते साथ ही टांग 36 काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि ये है ल्यूसिड सोड स्क्रिप्चर, जो कि हजारों सालों पहले इस दुनिया से लॉस्ट हो चुका है। मगर वो उस स्क्रिप्चर की तरफ आगे बढ़ पाई इससे पहले आसमान से हजारों लाखों तलवारें उस पर रिलीज हो गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चांगशिंग को देख पाते हैं, जो कि अभी भी हेवनली बुक ग्रेवयार्ड को एक्सप्लोर कर रहा था। उसने नोटिस किया कि यहाँ की कल्टीवेटर्स पूरी तरह से पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। वो कहता है कि यहाँ की बुक टैबलेट्स इन कल्टीवेटर्स के लिए वाइन के एक पॉट जैसी है। जितनी ज्यादा ये वाइन पीएंगे उतना ही ज्यादा इन्हें नशा होगा। चांगशिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन कल्टीवेटर्स के साथ मसले क्या हो रहे। जिसने भी टैबलेट को पढ़ने की कोशिश की उसका दिमाग पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो कहता है कि यहाँ आने के बाद मुझे एक सच्चाई पता चली कि लोग डाओ को कैरी करते हैं, ना कि डाओ लोगों को कैरी कर सकता। साथ ही उसने नोटिस किया कि जो भी बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है वो यहाँ पर दूसरों को कचरे जैसा ट्रीट करता। वहीं पर अटेंडेंट और उसका जूनियर चांगशिंग पर नजर रखे हुए थे। वो जूनियर अपने मास्टर को बता रहा था कि ये वही बंदा है जिसने इस साल के इंपीरियल कोर्ट एग्जाम को क्लियर किया, मगर ये बंदा यहाँ पर आने के बाद एक भी टैबलेट को स्टडी नहीं कर रहा। कहीं ये यहाँ पर घूमने तो नहीं आया। वेल, इस चैप्टर का नाम था व्हाइल अदर व्यूज टैबलेट्स ही ऑब्जर्व पीपल। जब दूसरे लोग हेवनली किताबों को पढ़ते हैं तब चांगशिंग उन किताबों को नहीं बल्कि उन लोगों को पढ़ता है। और उतने में चांगशिंग ने देखा कि आसमान में काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही है, तो तुरंत ही अपने दोस्तों की तरफ भाग निकला। दरअसल टांग 36 काफी ज्यादा घायल हो चुका था। वो कह रहा था कि मैं उस कंप्लीट सोड स्क्रिप्चर को पढ़ना चाहता हूँ, मगर सोड डोमेन इसकी इजाजत नहीं देती, बल्कि उस पर तो कई सारी तलवारों से हमले हो रहे थे। तो टांग 36 भी गुस्से में आकर अपनी बड़ी भयानक एनर्जी को रिलीज करने लगा। वेल,
यहाँ पर टांग की हालत भी दूसरे कल्टीवेटर्स जैसी हो चुकी है। उसका अपने माइंड पर जरा भी कंट्रोल नहीं रहा था। वो जोर जोर से हंसते हुए पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, जिसे देखते साथ ही वहाँ मौजूद डिसाइपल भाग निकले। लेकिन तभी चांगशिंग वहाँ आकर अपनी गोल्डन निडल से उस पर अटैक कर देता है। वो लियो हिंग को बताता है कि टांग 36 का माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं, हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। लेकिन टांग 36 उस सोड डोमेन से बाहर आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो चांगशिंग अपनी गोल्डन निडल्स लेकर उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया। और वहीं पर टांग 36 उसे बड़े ही कूल अंदाज में कहने लगा कि मैंने अभी अभी एक सोड मूव को प्रैक्टिस किया है, तो क्यों ना उसकी पावर तुम पर ही आजमाई जाए। इतना कहते साथ ही उसने सीधे चांगशिंग पर छलांग लगा दी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।